नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। कौन सा प्रत्यय है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की इतना अच्छा वीडियो आपको हम यहाँ पर दिए हैं, जो पढ़ लेंगे उपसर्ग प्रत्यय कहीं ना भुलाइएगा। और एक प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से लगभग रहिए जाता है कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के लिए सबसे पहले देखिए आपको हम बताएं कि संधि विच्छेद कर लिया कीजिए। तो नायक के संधि विच्छेद देखिए होता है नय और जोड़ होता है अक। क्या होता है? नय जोड़ अक, और एकरा कहते हैं नायक। देखिए ये प्लस जो है आपका बॉडी है, प्लस के पहले वाला जो होगा वो उपसर्ग होगा और प्लस के बाद वाला जो होगा वो प्रत्यय होगा। तो नायक के जब हम यहाँ पर किए हैं तो नय जोड़ अक, तो जो पहले लगा तो पहले लगा है नय, ई हो गया उपसर्ग, और बाद में लगा है अक, अक हो गया प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय होगा? अक होगा। और अक कौन में ऑप्शन दिया है? बी में दिया है, ठीक है। दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में, ये छत्तीसगढ़ और यूपी में बार बार पूछ रहा है दोपहर में कौन सा समास है। देखिए तो दोपहर का मतलब होता है, देखिए दो पहरों, दो पहरों का समाहार, यानी दो पहर उसमें मिला हुआ रहता है, दो पहरों। और यहाँ दो क्या चीज है बताइए? दो संख्यावाचक है ना, दो संख्यावाचक है। तो और द्यू में देखिएगा, द्विगु में भी द्यू है, तो द्यू माने दो होता है, इहो संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक शब्द जितना आएगा, अगर समास के विग्रह आप कर दीजिएगा और संख्यावाचक आएगा तो उसको द्विगु में डालिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एकदम खाली संख्या देख के द्विगु मत मारे लगिएगा, ना तो गड़बड़ा जाइएगा। संख्या के देखिएगा और ओकर अगर विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुब्रीहि में डालिएगा। अगर विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुब्रीहि। जैसे अब कहिएगा काहे सर, तो देखिए यहाँ पर एक हम बताते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के मतलब क्या होता है बताइए? तो जिनका तीन नेत्र हो, तीन नेत्र का समाहार। तो तीन देखिएगा तब क्या कहिएगा कि द्विगु में मार देख रहे ये आंसर हो? नहीं, तीन का मतलब तीन नेत्रों का समाहार देकर विशेष अर्थ निकल गया। तीन नेत्र केकर है? तो हम लोग शंकर भगवान के कहते हैं। तो देखिए विशेष अगर अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि में डाल देना है ओकरा, समझ गया? बहुब्रीहि में डालिएगा। चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग। और इसका जो वीडियो अभी तक मान लीजिए आप देखे हैं और हमारा यहाँ पर जो क्लास चल रहा है उसमें नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइएगा। और टेस्ट सीरीज तो ये आपका चल ही रहा है। टेस्ट सीरीज जो है आपको देखिए कैसे होता है। तो आप जो टेस्ट सीरीज में हमारे साथ 100 रुपये दे करके जुड़ना है आपको, उसमें क्या है कि आपको सुबह में देखिए प्रश्न पत्र मिल जाता है, आपको 10 मिनट के अंदर टिक करके मार लेना है। फिर आंसर शीट आपको मिलेगा, उसके बाद मिलाइएगा कि कितना हम पानी में जा रहे हैं। और बाद दोनों मिला लीजिएगा तो फिर वीडियो दे देंगे और तीनों मिला लीजिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट सीरीज का 100 रुपया में यहाँ पर एकदम जुड़ के मारिए, देखिएगा 100% प्रश्न छप रहा है यहीं से। तो छ को किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए छ के संयुक्त व्यंजन बार बार पूछ रहा है, कहीं आपका भी लकड़ न लग जाए। तो छ के किस प्रकार से लिखते हैं बताइए? क हलंत स, क हलंत स, क हलंत च या क हलंत क्या होता है? तो छ जो है संयुक्त व्यंजन है, बार बार पूछा है और ओकरा लिखते हैं क में हलंत और स लिखते हैं। बात समझ गए? एकदम देख लीजिएगा, नजरिया पारिख रखिएगा, तुरंत आ जाएगा। बड़ भाई के बदले में एक शब्द कौन होता है बताइए? विभिन्न बदलों के बदले एक शब्द से को प्रश्न पूछता है कि बड़ भाई के बदले में कौन शब्द होगा? बड़ा भाई, अग्रज, अनुज या सहोदर। तो बड़ भाई के बदले में उतना न कह करके अगर हम खाली कहें कि अग्रज तो वो हो गया बड़ भाई। अग्रज माने बड़ भराता, अनुज मतलब छोट भराता, समझ गए? और सहोदर मतलब जो एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं, दोनों भाई सहोदर हो गए ना। तो एकरा बड़ भाई के बदले में अगर कहना है, कोई कहेगा कि हमारा बड़का भाई है और हम कह देंगे ना ये हमारा अग्रज है, तो ओकर मतलब बड़के भाई हो गया, समझ गए? चलिए ठीक है। अब आइए पर्यावरण का, यहाँ पर देखिए आ गया पर्यावरण का। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, बताइए? आया हुआ है, एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ है, कितना दिमाग लगाना है। देखिए
पेड़ पौधे में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं। बताइए, पेड़ पौधा आप देखते हैं ना, मोटा रहा तो मोटाइते जा रहा, मोटाइते जा रहा। अगर डाली यहाँ था तो कल 1 साल बाद यहाँ आया, 1 साल बाद यहाँ आया और अंतिम तक यहाँ आ गया ना। तो पेड़ पौधा में वृद्धि कब तक होती है? तो ये देखिए, वो जब तक जिंदा है ना पेड़, जीवन पर्यंत होगा, एकदम न जीवन पर्यंत एक वृद्धि होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन पर्यंत पेड़ पौधा में वृद्धि होता है। आदमियों में होता है का? तो नहीं। ठीक है, मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? बताइए, मनुष्य, हम लोग मनुष्य कौन कौन चीज से भोजन मिलता है? पेड़ से मिलता है ना, पौधा छोटे छोटे पौधों से मिलता है ना, जंतु से भी भोजन लोग करते हैं ना, यानी सभी। तो राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? सभी ना होगा। तो मनुष्य ऐसा चीज है जो सभी के खा जा रहा है, समझ गए? तो सभी आंसर दे दीजिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी? देखिए, मरुस्थल पाठ हम पढ़ा दिए, मरुस्थल वाला नोट्स देख लीजिएगा आप लोग। जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए उनका टेस्ट सीरीज में जो यहाँ पर हम 20 नंबर के, कभी 25 के ले रहे हैं, तो उनका देखिए यहाँ आ रहा है 19, 18, 17। लेकिन जो हमारे साथ जो क्लास में नहीं जुड़े हैं ना, उनका यहाँ पर देखिए आ रहा है 7, कोनो के 10, कोनो के 12, 13 ऐसे आ रहा है। तो आप अभी ये समय है, अभी भी आप जुड़ जाइए क्लास में। सिर्फ 350 रुपये में आपको क्लास मिल रहा है, और साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर जुड़ जाइएगा ना। देखिए, तो मरुस्थल में जो होता है ना, वो कांटेदार पौधे उगते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का जो कमी होता है, उसके अनुसार वहाँ कांटेदार पौधा उगाया जाता है, या अपने आप उगाते हैं कांटेदार पौधे। तो कांटेदार पौधे में देखिए नागफनियों है, और खजूरों है, और कैक्टसो है। ये सब के कांटा तरी पत्ता होता है ना। तो ये ज्यादा करके उन्हीं उगते हैं। तो सभी एक आंसर होगा। क्या होगा? सभी हो जाएगा। अगला है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? सबसे ज्यादा मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है बताना है आपको। गाय, भेड़, बकरी या ऊंट? तो कौन हो जाएगा? तो ऊंट हो जाएगा। और एक क्या कहते हैं? जहाजों कहते हैं ना। चलिए ठीक, अब आ जाइए आप सीडीपी में। ठीक है, किस में आ गए? सीडीपी में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 4 जगह ये प्रश्न पूछ दिया, 1-2 जगह ना, 4 जगह। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है समय? देखिए, एक बात तो बता देते हैं। जब यहाँ पर गर्भ ठहरता है, तो उसके बाद जो होता है, जो सफिशियंट समय माना जाता है बच्चा के विकास के लिए, वो माना जाता है 9 महीना। और कुछ दिन देखिए 10 दिन, 5 दिन और आगे चला जाता है, माने ये फुल टाइम हो गया, ये फुल टाइम। लेकिन कोनो कोनो तो 7 महीना में हो जाता है, तब वो करना ना गिनती करेंगे। केकरो 8 महीना में हो जाता है तो ना गिनती करेंगे। नियम के अनुसार देखिएगा तो 9 महीना है ना, 9 महीना। तो 9 महीना में जोड़िए ना, कै दिन होता है? तो 1 महीना में 30 दिन लेंगे ना, तो 9 महीना में कितना हो गया? 270 दिन हुआ। और देखिए 9 महीना 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा माना जाता है। ठीक है, तो 10 दिन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 280 दिन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें देखिएगा जो नियरेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है 280 है। तो ये एक राइट आंसर होगा। ठीक ना, ये एक राइट आंसर होगा। अगला है, यदि छात्र जो है अधिकांश कार्य स्वयं अपने हाथों से करेगा, तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, या आत्मनिर्भरता पैदा होगी? देखिए, सब ऑप्शन ऐसा लग रहा है ना कि सब सही है। हमरो लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है क्या? बताइएगा। तो देखिए, सीडीपी ऐसने होबे करता है। सोचिएगा कि मिल जाए तो कोनो ना मिलेगा, कितना पढ़ के जाइएगा वहाँ आपको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गया? अपना दिमाग ना लगाइएगा तो सीडीपी निकलबे ना करेगा। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करेगा अपने हाथ से ना, तो देखिए उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा कि आत्मनिर्भरता पैदा होगा छात्र में। वो अपने ऊपर सब काम करना सीख जाएगा और आत्मनिर्भरता पैदा होगा उसमें। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या बर्ट? तो देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थॉर्नडाइक साहब जी हैं, और ये बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों में पूछा है ना, एगो में ना, दोनों में पूछा है। जड़ बुद्धि वाला बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? जड़ बालक मैंने समझ रहे हैं ना, मूर्ख बालक, एकदम जड़े से मूर्ख है एकदम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितना होगा? 111 से 120 होगा, 91 से 110 होगा, 71 से 80 होगा, या 71 से कम होगा? तो देखिए, जो जड़ बुद्धि वाला बालक होता है ना, ओकर समझिए तो 70 होता है, यानी 70 से कम हो जा सकता है, एकदम मूर्ख बच्चा। तो ओकर बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन एगो है 71, तो 71 वाला मारिएगा, बाकी ये सब नहीं जाएगा, 80 से ऊपर ना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? ठीक है, जो मिट्टी होती है उसको नाइट्रोजन युक्त बनने पर मिट्टी क्या होती है? तो उपजाऊ हो जाती है। तो कौन सी फसल यदि हम लगाते हैं
तो हमारी जो मिट्टी है उर्वरा नहीं है, लेकिन वह उर्वरा बन जाती है, तो वह कौन सी फसल है? गेहूं, चना, आलू या मक्का। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप सुने होंगे, दलहनी पौधों की जड़ों में जो होते हैं सूक्ष्म जीव राइजोबियम होते हैं दाल वाले। तो यहाँ दाल वाला जो है, देखिए चना का भी दाल होता है, तो दाल वाले पौधे में चना आता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी फसल है आपसे पूछा गया है, तो वो देखिए चना होगा। कौन सा होगा? इसमें चना है, जो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दलहनी फसल को लगा दें, जिससे अगला बार मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी। तो यह प्रश्न आपका विभिन्न राज्यों में पूछा गया, आप सभी देख लीजिएगा और टेस्ट सीरीज में तो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा में यहाँ से लगभग आपको 80% मार्क्स भिड़ने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा, अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक और 15 जून से 21 जून तक। कब मनाया जाता है? तो देखिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो देखिए आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, साप्ताहिक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ये आपको हर बार पूछा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, ये आपको पूछा गया है। कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है या पौधा है। तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसका बहुत जल्द जो है यहाँ पर नवीकरण किया जा सकता है, पुनः उस चीज़ को यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो नवीकरणीय में है, और जिसको बनाने में लगभग 100 से 100 साल वर्ष लग सकते हैं, वो अनवीकरणीय में है। तो कोयला यदि एक जगह से निकल जाता है तो उसको बनने में फिर 1000 साल लग सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोलियम में भी उतना ही समय लगता है, ये भी पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय, यूरेनियम भी अनवीकरणीय। लेकिन पौधा जो होता है, देखिए पौधा यदि आप काटते हैं तो 5 साल बाद फिर वहाँ पौधा तैयार हो जा सकता है यदि आप लगाते हैं, तो इसलिए यह जो है आपका नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत चला आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। ये आपको उत्तराखंड में आया हुआ था, ठीक है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये देखिए आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें देखिए सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, आपको सभी जितना आपको सिलेबस है सब इसमें कवर अप किया हुआ है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्र जोड़ तेक, प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक और प्रति जोड़ यक, ठीक है। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होता है, देखिए वो होता है प्रति जोड़ एक। बहुत बार आया हुआ है, तो केवल आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको यदि आ जाए तो आप कभी उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, आप 100% उसको बना करके ही आएंगे, ठीक है। छात्र का बहुवचन है, छात्र का बहुवचन छात्राएं, छात्राएं, छात्रों या छात्र, ठीक है। तो छात्र का बहुवचन जो होता है वो छात्राएं होते हैं, ठीक है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास? आपको बताना है कि लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो लिखने पढ़ने में कौन सा समास है आपको बतलाना है ना। तो देखिए लिखने पढ़ने में जो होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। आपको बता देते हैं, जैसे देखिए रात है और दिन है, रात है दिन है, तो ये क्या है? एक दूसरे का अपोजिट चिन्ह है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट चिन्ह है। और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो बीच में जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा ना, ओकरा एकदम द्वंद्व समास कहिएगा। और ये वाला समास जब बार बार आता है ना, तो आप 100% बना लीजिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। उल्टा रहेगा, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द रहेगा और बीच में क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह रहेगा। तो योजक चिन्ह माने द्वंद्व, द्वंद्व माने देखिए होता है लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो जैसे आप कह रहे हैं उत्तर, आप कह रहे थे उत्तर और एगो आदमी कह रहा है कि दक्षिण चलिए, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में लड़ेगा कि ना लड़ेगा? तो ये द्वंद्व हो गया। अब बीच में उल्टा चिन्ह है कि नहीं, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, योजक चिन्ह लगल है ना, तो ये सब द्वंद्व वाला चीज जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें से एक प्रश्न आएगा समास से, आप देख लीजिएगा। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, पुस्तक, समूह या सुगंध। देखिए आपको जो है अगर हिंदी में 18 में 18 लाना है, तो आप बस मेरा जो नोट्स बना हुआ PDF वो सारा परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स या PDF आपको यहाँ सिर्फ कितना मिल रहा है? तो 30 रुपीज़ में मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है? 30 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स 30 में आपको वितरित किया जा रहा है। आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा परीक्षा देने जाने से पहले, नहीं तो देखिए आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल वैसा ही प्रश्न लाया गया है जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, आकलन परीक्षा में एकदम छप रहा है, ठीक है। तो जरूर ले लीजिएगा। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको देखिए राम,
पुस्तक, समूह या सुगंध। तो राम क्या है, ये प्रॉपर पर्सनली नेम है, तो किसी का प्रॉपर या पर्सनली नेम रहता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालता है। पुस्तक क्या है, तो पुस्तक पूरी जाति का यानी कॉमन कर रहा है ना, पूरी जाति का बोध होता है पुस्तक, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। समूह ऑलरेडी क्या है, समूह है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो गया तो ये समूहवाचक में जाएगा। और सुगंध वैसा चीज है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं, तो जिसको न छू सकते हैं न व्यक्त कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सेलेक्ट सुटेबल आर्टिकल ए एन द। देखिए 9 से 12 तक आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें आर्टिकल आपको भरना है ए एन और द। ठीक है, क्या लगेगा आपको बताना है। राम इज ऑनरेबल पर्सन, क्या लगेगा, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो देखिए राम इज क्या कर रहा है, ऑनरेबल पर्सन। देखिए सबसे पहला चीज आपको जब भी आर्टिकल पढ़ना हो तो देखिए बच्चा क्लास में हम बताते हैं कि यदि किसी शब्द का फर्स्ट लेटर ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ये यानी वॉवेल होता है तो उसके पहले हमको लगा देना है क्या बोलते हैं एन, और कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले लगा देना है ए। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आता है ना तो यहाँ पर देखिए ये लेटर को नहीं देखना है, कभी भी आप लेटर को न देखिएगा, क्या देखिएगा, तो साउंड्स को देखिएगा, ध्वनि में क्या उच्चारण हो रहा है। अगर साउंड्स जो है आपको वॉवेल हो रहा है मतलब अ से लेकर के यदि अ तक हो रहा है तो यहाँ पर लगाइएगा एन, और यदि साउंड्स जो है क से लेकर के ग तक के बीच हो रहा है तो इसमें लगाइएगा ए, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, राम इज, यहाँ पर एच है लेकिन एच क्या है आपका साइलेंट है, एच साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है ऑन्यूरेबल, ऑन्यूरेबल। तो देखिए आ रहा है ना, अ का मंत्र आ रहा है तो आ वाला जितना आएगा सब जाएगा वॉवेल में, तो यहाँ पर वॉवेल होगा तो वॉवेल मतलब एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, तो इसका राइट आंसर एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रामायण इज अ रिलीजियस बुक, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पवित्र ये धार्मिक पुस्तक है ना, धार्मिक पुस्तक के रिलीजियस बुक्स है, तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ये द लग जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए आपका द हो जाएगा। नेक्स्ट है सन इज राइजेज इन डॉट 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 ईस्ट, क्या होगा, देखिए ये वैसी चीजें जो दुनिया में केवल अपनी तरह से एक हो, ओनली फॉर वन इन यूनिवर्स। ठीक है, वी यूज आर्टिकल द, तो यदि केवल अपने नाम के पहले यहाँ पर जो होता है अगर ओनली फॉर वन है दुनिया में वैसी चीज़ें जो केवल एक होती है उसके पहले द लगेगा, तो सन के पहले भी द लगेगा, और देखिए दिशाएं डायरेक्शन भी ओनली फॉर वन है तो इसके पहले भी द लगेगा, इसका राइट आंसर द होगा और ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा सी। सीता इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या होगा, ए एन द या ऑल ऑफ दिस, सभी होंगे। ठीक है, तो देखिए ब्यूटीफुल जो है एक क्या है आपका, ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में यहाँ जो डिग्री बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल का जो होता है, ब्यूटीफुल है इसका पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल है, और कंपैरेटिव डिग्री में होता है देखिए मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में होता है देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जिसमें मोस्ट लगा हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और आप जानते होंगे यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर द यानी सीता। अगला है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा बनाए रखना है तो इसमें किसका भूमिका महत्वपूर्ण होगा। शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, रुचियों की भिन्नता होनी चाहिए, अध्यापक की भूमिका या विद्यालयी वातावरण। कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करेगा, तो देखिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा हो तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, जो निःशक्त बालक हैं उसकी शिक्षा को किसके साथ दिया जा सकता है, क्या प्रावधान किया जा सकता है आपको बताना है। समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी तरह का बालक है अगर उसको समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस बालक को सभी के साथ जाने का मौका मिलता है और सभी के गुण सीखने का मौका मिलता है, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए बल्कि समावेशी शिक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है रीजनिंग का आपका सेक्शन हो जाएगा ये 3, 4, 6, 9, 13, आगे क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े तो 13। अब देखिए पहली बार हमने 1 जोड़ा, दूसरा बार 2, तीसरा बार 3 और उसके चौथा बार
4, तो अबरी आपको जोड़ना पड़ेगा 5, तो 13 में 5 जोड़िए कितना आएगा बताइए, 18 आएगा ना। 18 किस में आया है, सी में आया ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या भराएगा, ए डी है, बी है, सी एफ है, यहाँ पर क्या आएगा आप देखिएगा। तो देखिए हम देखते हैं ए बी बी सी, और यहाँ पर क्या होगा, ए के बाद बी आया था, बी के बाद सी आया, तो सी के बाद क्या जाएगा हमें बताइएगा, डी जाएगा ना, तो डी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिएगा, तो यहाँ डी था, डी से ई आया, ई से एफ आया, एफ से क्या जाएगा बताइए, जी जाएगा ना, तो डी जी क्या होगा, डी जी। डी जी किस में है, अब ध्यान दीजिए, तो बी में है, डी जी आपका किस में, बी में है, बी इसका राइट आंसर। भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे यहाँ से जुड़े हैं उनको यहाँ पर लिपि पर आधारित सारे नोट्स दे दिए गए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए पंजाबी का तो होता है, देखिए यहाँ पर गुरुमुखी हो जाता है, और उर्दू का देखिए हो जाता है फारसी, होता है ना। लेकिन मराठी जो लिपि है, मराठी है, वो उसकी लिपि देवनागरी ही है। तो यहाँ पर पूछा है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी गुरुमुखी में है, उर्दू फारसी में है, और मराठी जो है हिंदी में है, देवनागरी में। ठीक है, तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, सिर्फ 30 रुपए में हिंदी का नोट्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। तो जिस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पुस्तक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। पुस्तक कौन सी संज्ञा है, तो देखिए पुस्तक जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, ये कॉमन है, किसी भी पुस्तक का नाम लेते हैं तो उसमें कॉमन हो जाता है, इसलिए जो कॉमन पर्पस से होता है उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो पुस्तक जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और संज्ञा से आपको इस तरह का नोट्स यहाँ पर आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है, जो कि अब तक जितने परीक्षा में संज्ञा से आए हैं सारे संज्ञा को एक जगह हमने कलेक्ट करके आपको बना दिया है। आप अवश्य उस नोट्स को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ग्रामर में आपको बता रहे हैं 18 में 18 आने से कोई रोक भी नहीं सकता है आपको। ठीक है, जरूर अभी तक यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, जब भी आपको मिले जरूर खरीदिए। अगला है, रात और दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर समास का भी आपको नोट्स बहुत ही विस्तृत बना के दे दिया गया है, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप सभी नोट्स और वीडियो एक बार परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रात और दिन, रात और दिन मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और एक दूसरे का अपोजिट होगा तो हमेशा क्या होगा, लड़ाई होगा, वो द्वंद्व होगा। तो इसी को देखिए, एक दूसरे का अपोजिट हो और बीच में योजक चिन्ह, ये चिन्ह लगा हुआ हो तो सभी द्वंद्व समास में जाएगा। ठीक है, तो रात और दिन यह कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण, पर्यावरण अध्ययन का देखिए प्रश्न आ गया ना, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, धुआं एवं कुहासा के कारण, वाहनों से निकलने वाली गैस के कारण, जलती लकड़ी से निकलता धुआं, या इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण का कारण इनमें से सभी हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अब बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए स्थल पर ही पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है। यहाँ विश्व उष्णन जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। कौन इसका सही आंसर होगा, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग विश्व उष्णन कहते हैं उसका कारण होता है वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो वहां का तापमान भी अचानक बढ़ जाता है, और इसी तापमान को बढ़ना जो है विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये CO2 बताइए कैसे बढ़ेगा, तो CO2 बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा, वायु प्रदूषण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है, तो जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा, यानी वायु प्रदूषण जो है इसका मुख्य कारण माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होता है, एक शिक्षक को क्या उचित होता है आपको बताना है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे में रुचि बनी हुई रहेगी और वे जवाब देते रहेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है, यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए
क्यों उचित माना जाता है आपको बतलाना है, ठीक है। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित माना जाता है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है, दोनों चीज़, क्योंकि खेल जो है सहयोग का चीज़ होता है और शारीरिक संतुलन भी बनाए रखता है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो। स्लो का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा लिखना है आपको। स्लो का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो स्लो मतलब होता है धीमा, स्लो मतलब क्या होता है धीमा, तो उसका क्या होना चाहिए तीव्र। तीव्र तो डाउन होगा, स्लोली होगा, फास्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो स्लो का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फास्ट हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से जो स्पेलिंग दिया है वो करेक्ट स्पेलिंग आपको करना है कि कौन इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एनशिएंट, अनसेंट, अनसेंट, अनशिएंटी। तो देखिए इसमें सही स्पेलिंग जो है एनशिएंट, ANCIENT है, जिसको हम लोग प्राचीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं प्राचीन, ठीक है। ये प्राचीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है यदि AB बराबर 2 BC बराबर 6 तो CD का मान क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि AB बराबर 2 है, AB बराबर 2 इसका मतलब है अंग्रेजी जब आप अक्षर लेते हैं तो उसका देखिए सीरियल नंबर याद रखिएगा, ABCDEF होता है ना। तो A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D 4 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर आता है ना। तो इसी के आधार पर देखिए ये प्रश्न बना हुआ है। AB 2 का मतलब है A का मान है 1 और B का मान 2, तो 1 गुने 2 बराबर कितना हो गया 2। BC 6 देखिए लिखा हुआ है BC 6, तो ये 6 कैसे होगा, तो B का मान 2 और C का मान 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया ना। तो इसी तरह से BC 6 है तो इसका मान कितना होगा, तो किसका मान आपसे पूछा है, आपसे पूछा है देखिए CD का मान, ठीक है। तो CD, तो C का मान कितना होगा बताइए, C का मान 3 और D का मान 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, आंसर 12 होगा। 12 किस में है D में है, तो D ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दिए गए अक्षर ARAE से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ अक्षर दिया गया है जो मिसिंग है उससे एक सही शब्द बनाना है, इसमें कौन सा बनेगा, राई, अरे, एरिया या रिया, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ARAE से सबसे सुटेबल शब्द जो बनेगा वो आपका बनेगा देखिए एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं देखिए क्षेत्रफल, क्या कहते हैं उसको क्षेत्रफल, तो एरिया बनेगा, ठीक है। इस तरह से गहन विचार करते हुए आपको बनाना है। रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ का बेटा है। रमेश का क्या रिश्ता है उससे, चाचा का, मामा का, फूफा का या नाना का, ठीक है। तो रमेश क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, मान लीजिए एक तस्वीर है, इसकी ओर रमेश इशारा कर रहा है इस तस्वीर की ओर, ये तस्वीर किसका है, तो ये तस्वीर की इशारा करते हुए कि मेरी माँ का ये बेटा है, ठीक है। तो रमेश की माँ ना और माँ का बेटा ना, रमेश की माँ का बेटा दोनों कौन हो गया, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए ना, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और ये कौन है, तो बेटा का बेटा, तो भाई का बेटा कौन हो गया, भतीजा हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, तो वो कौन लगा, उसका चाचा लगा, तो इसका रिश्ता किससे हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा, ठीक है। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हम लिखते हैं, चलिए क्रम में लिखते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, पहले A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, डॉट 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 जाते हैं, तो लास्ट में देखिए होता है X, Y और Z होता है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो देखिए बाएं से चलने का मतलब इधर से चलते हैं तो बायां हो गया और इधर से चलते हैं तो ये दायां हो गया। तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर Z और दाएं से दूसरा अक्षर Y, क्या हो जाएगा Y। तो इसका राइट आंसर D है, Y हो जाएगा। धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी आता है और विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। आपको बता दें विज्ञान वाले को भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है और पर्यावरण अध्ययन वाले को भी विज्ञान पढ़ना है ना। तो देखिए पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग Hg कहते हैं, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी धातु है जो धातु का गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो अपवाद है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बार बार 1 लाख बार प्रश्न पूछा गया है, एकदम समझ जाइएगा, 100 आने वाला है, ठीक है। अगला
विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? देखिए प्राचीनतम पर्वत, यहाँ एक नया चीज लग जाता है, एंशिएंट माउंटेन होता है प्राचीनतम पर्वत। ये भी 1001 से ज्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया है। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत। ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो आपका देखिए अरावली पर्वत है। कौन है? अरावली पर्वत है ना। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रुक्षांश या कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रुक्षांश होगा। देखिए आजकल होता क्या है ना कि हम लोग जो जितना भोजन होता है उसमें से रुक्षांश को देखिए निकाल देते हैं और उसके बाद सब्जी उब्जी सब चीज़ बनाते हैं, सबके छिलके निकाल देते हैं। आपको हम बता देते हैं छिलका युक्त भोजन जरूर करना चाहिए। जो छिलका होता है ना यही रुक्षांश होता है, और ये जो होता है पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, भोजन को पचाने में भी मदद करता है। इसलिए रुक्षांश युक्त भोजन जरूर करना चाहिए, सभी रुक्षांश को निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है? तो समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो देखिए समुद्र और महासागर का जल जो होता है वो क्या होता है? लवणीय होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? खारा भी होता है और क्षारीय भी होता है, जिसके कारण लोग जब समुद्र में जो सेना लोग सफर करता है तो होता क्या है कि वो सब पानी अपना लेके जाते हैं जहाज में, नहीं तो वो तो कहेंगे कि हम पानी में रह रही है पानी पी लेंगे, लेकिन इतना वो जो खारा होता है, इतना लवणीय होता है कि वो कोई पी यूज का नहीं होता है। इसलिए क्षारीय होता है और खारा होता है, जो आदमी नहीं पी सकता है। ठीक है, उच्चारण का सही भी शैली, अब हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या चीज होगा? उत्तम जोड़ आचरण, उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण या उच्च जोड़ चारण। तो उच्चारण का देखिए सही संधि विच्छेद है उत जोड़ चारण, यही होगा। ठीक है, उत जोड़ चारण अब बहुत बारी पूछा गया है, तो केवल देखिए वो ऐसे प्रश्न को ही हम लेकर के आते हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको आकलन परीक्षा से सारी जानकारी की तैयारी दी जा रही है। आप आकलन परीक्षा के लिए जुड़ जाइएगा। देखिए 351 रुपये में पूरा फुल कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 30 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो आप लोग अभी जरूर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर देके फोन कर लीजिएगा। ठीक है, संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी। ठीक है, तो संतोष का विलोम शब्द जो है वो असंतोष होगा। ठीक है, अगला है संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? गोधूली, शाम, रात या छाया। ठीक है, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय का एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर गोधूली बेरा कहते हैं। ठीक है, गोधूली क्या कहते हैं? गोधूली। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ठीक है, मधुर है और मधुर का विशेषण लगाने पर क्या बनता है? मधुरता। क्या बनता है? मधुरता। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाना होगा? ता लगाना होगा। मधुर का मधुरता होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। Select the word with correct spelling for filling in the blanks in the given sentence। ठीक है, आपको सही सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा उसमें करेक्ट स्पेलिंग को भरना है। क्या भरना है? करेक्ट स्पेलिंग भरना है। देयर इज नो मच डिफरेंस इन द रिजल्ट, मैंने दोनों के डिफरेंस में कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग आपको इसमें से ढूंढना है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग क्या होता है? DIFFERENCE। डिफरेंस, डिफरेंस मैंने क्या होता है? अंतर। तो डिफरेंस ये देखिए किस में लिखा हुआ है? देखिए DIFFERENCE फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बी ब्रीफ। ब्रीफ यहाँ पर जो हो गया संक्षिप्त के सेंस में होता है। तो ब्रीफ का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। संक्षिप्त का क्या होता है? BRIEF। अभी किस में है? तो देखिए ये बी में है, BRIEF बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कीप डू नॉट मेक ए नॉइज ना। कीप क्या बोलता है कि शांति बनाए रखे। कीप क्वाइट, तो क्वाइट का स्पेलिंग इसमें क्या सही होगा? तो क्वाइट का स्पेलिंग होता है QUIET। ठीक है, QUIET किस में? देखिए सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला है गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट ना। तो गिव मी अ प्रॉपर रिसिप्ट भरना है, रिसिप्ट भरना है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग क्या होगा? तो रिसिप्ट का स्पेलिंग देखिए RECEIPT, रिसिप्ट ये होता है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग सही किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 15वां है, वर्ग में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए आपको रीजनिंग का भी नोट्स यहाँ बनाया गया है, रीजनिंग का नोट्स भी आप 30 रुपये परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, 20 और 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप 20 और 25 मार्क्स के लिए नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, उसका सारा वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स, तो आपको रीजनिंग में 20 में 20 और 25 से 25 पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अब लेफ्ट मतलब यहाँ पर बाएं दाएं नहीं है, अगर ऊपर है तो एक ऊपर हो जाएगा और नीचे है तो एक नीचे हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर से स्थान है 10वां और नीचे से स्थान है कितना था देख लीजिएगा आप यहाँ पर 10वां और 15वां, तो ठीक है। तो 10 और प्लस 15 और माइनस क्या करेंगे 1, 10 और 15 25 में से 1 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 24, तो 24 आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा ना। अगला है सीमा सीता से छोटी है, सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है और श्याम रीता से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? चलिए बनाते हैं। सीमा रीता से छोटी है, ठीक है, सीमा जो है सीता से छोटी है, तो सीता ऊपर हो जाएगी और सीमा नीचे हो जाएगी, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्या कर रहा है, लेकिन रीता से बड़ी है, लेकिन रीता से बड़ी है, सीमा जो है रीता से बड़ी है। चलिए रीता आ गई। अब देखिएगा श्याम रीता से छोटा है, श्याम जो है रीता से छोटा है, तो रीता से छोटा हो गया श्याम, जो नीचे आ गया छोटा होते जा रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन आया? श्याम है ना आया, तो श्याम किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला, अच्छा स्वभाव रखने वाला, इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो समस्यात्मक बालक नहीं है वो आपका है यहाँ पर अच्छा स्वभाव वाला, यानी अच्छा स्वभाव वाला बालक जो होता है वो किसी के लिए समस्या नहीं होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो माता पिता हो, ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से ग्रसित रोगी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्राफिया तो ग्राफ से संबंधित है ना, और यहाँ पर कैलकुलिया तो मैथ से संबंधित है, और फेजिया जितना फेज है तो वो भाषा से ना, यानी मौखिक रूप से भाषा सीखने की क्षमता को फेजिया कहते हैं ना, और लेक्सिया मतलब क्या है? पढ़ने की अक्षमता से। तो सबको बता दिए हैं। ये वाला आप सीडीपी का जब नोट्स लीजिएगा तो आपको सारा नोट्स इस तरह के पता चल जाएगा कि फिर आप भूलेबे नहीं कीजिएगा, तो सीडीपी का नोट्स भी जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर आपको जो है सुटेबल प्रीपोजिशन को देना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सबसे अच्छा है, ठीक है। ही केम टू मी मिडनाइट, ऑन, एट, इन या अपॉन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ही केम टू मी यहाँ पर बताने के लिए समय एट का प्रयोग होता है, ठीक है, तो मी एट मिडनाइट होगा, क्या होगा? एट लगेगा, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। फाइंड द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन जो है कौन सा प्रीपोजिशन सही है बताना है। ही इज जूनियर मी, इसके साथ क्या लगेगा? विथ का प्रयोग होगा, फ्रॉम का, देन का या टू का, ठीक है, तो ही इज जूनियर टू मी होगा, क्या होगा? जूनियर टू मी हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल, कहीं यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह में करेक्ट क्या सही आर्टिकल होगा उसको बताना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डॉट 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 फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डॉट 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 मून, ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, यानी द लगेगा, दोनों में क्या होगा? बोथ फिल इन द ब्लैंक्स में द का प्रयोग होगा, यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका भी राइट आंसर ये था तो आपको आर्टिकल अच्छा तरह से आ गया है। एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स, यानी ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? आपको इसमें सफिक्स यानी प्रत्यय क्या जुटेगा ना, वो बताना है। सफिक्स क्या होगा? IES, ES, EN या S, तो आप जानते होंगे ऑक्स का ऑक्सन होता है, ऑक्स का क्या होता है? ऑक्सन, यानी इसमें EN जुटेगा, क्या जुटेगा? EN आपका जुटेगा ना। चलिए अगला देखिएगा, रिजु का विलोम शब्द है, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? त्रिकोण, सरल, सीधा या वक्र, ठीक है, तो देखिए रिजु जो होता है उसका मतलब सीधा होता है, ठीक है, तो उसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा? सीधा का टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा इसमें किसका है? तो वक्र, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा ना, तो रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका वक्र हो जाएगा, रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, तो संस्कृत के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम, और हिंदी के शब्द को संस्कृत से हिंदी में जो है तद्भव,
और बाकी देशज विदेशज होता है। तो इसमें कौन है? तो देखिए खेत जो है वो संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है, ये तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? पूछा गया है कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने की लालच करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति अयोग्य है और उसको अच्छी चीज दे दीजिएगा तो उसको महत्व पता नहीं चलता है, इसीलिए कहा गया है छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋक जोड़ वेद, री जोड़ वेद, ऋग जोड़ वेद, री जोड़ गवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा ऋक जोड़ वेद। क्या होगा आपका? ऋक जोड़ वेद, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, बहुत बार प्रश्न आया है कि ये कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? साइटोकानिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन ना, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो आपका देखिए इथाइलिन। कौन है? इथाइलिन या इथिलीन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली। ठीक ना, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से कलकत्ता के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच। तो देखिए वर्ष 1853 ईस्वी में भारत की जो पहली ट्रेन है वो आपको चली थी बम्बई से थाने के बीच। किसके बीच चली थी? बम्बई से थाने के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, तो आप सभी जरूर देख लेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या नासिक में? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपको देखिए सोनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सोनपुर मेला जो है वो सबसे बड़ा है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, जो अणु हमें प्रोटीन प्रदान करती है उसकी इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25वां, 22वां, 86वां या 52वां? ठीक है, तो देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002, इसके तहत जो है संविधान का जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार को बना दिया गया, यानी 86वां संविधान संशोधन। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में या खड़ा होने में। ठीक है, तो देखिए डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने या वर्तनी में प्रॉब्लम होता है ना। जैसे लक्स है तो इसको बच्चा लुक्स पढ़ता है। ठीक है, अगर ये एम लिखा है तो बच्चा इसको डब्लू पढ़ता है। तो इस तरह से ये डिसलेक्सिया में जो होता है वर्तनी संबंधी कुछ है जिसको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या रोक देना चाहिए। ठीक है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो देखिए आपका होता है गर्भावस्था से। कहाँ से होता है? गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ होता है ना। अब खर्च में कौन सा समास है? समास का देखिए सारा नोट्स और वीडियो आपको यहाँ पर हिंदी का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप 30 रुपये में हिंदी का नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिएगा, जिसका वीडियो आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़ करके जब भी तैयारी करेंगे तो आप देखिएगा हिंदी में 18 में 18 आपका आ जाएगा, एकदम कंप्लीट आ जाएगा, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का बना हुआ है और जैक मॉडल का बना हुआ है और विभिन्न राज्यों का भी बना हुआ नोट्स है। जेब खर्च में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करेंगे। सबसे पहले समास पकड़ने के लिए विग्रह करते हैं। जेब खर्च मतलब होता है जेब के लिए खर्चा, जेब के लिए जो खर्चा करता है उसको, खर्चा करने वाला को जेब खर्चा कहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा जेब के लिए खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए के लिए क्या है? के लिए देखिए आपका कारक चिन्ह है। क्या है आपका? कारक चिन्ह है। तो जिसका विग्रह करेंगे और यदि उसके लिए कारक चिन्ह आ रहा है तो वो आपको तत्पुरुष समास में चला जाएगा। किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास डी में है। ठीक है, अगला हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? देखिए इस तरह का समास आपको मिले और एक दूसरे का विपरीत मिलेगा, माने लड़ाई झगड़ा करने वाला। हानि का उल्टा क्या होगा? लाभ, और बीच में देखिए योजक चिन्ह मिलेगा, एकदम पहचान रखिएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होगा? विलोम होगा, विपरीतार्थक होगा और बीच में योजक चिन्ह होगा। तो विलोम माने उल्टा चलेगा आपका, तो आपके बीच क्या होगा? द्वंद्व होगा ना, लड़ाई होगा ना। आप कहिएगा कि नहीं आज तुमको स्कूल जाना है
अगला व्यक्ति कहेगा आज हम नहीं जाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा, आप कहेगा नहीं छुट्टी लेना, तो ये क्या हुआ, लड़ाई होगा ना। तो यही दोनों विपरीत में होते हैं, इसलिए इसमें लड़ाई होते रहता है। और लड़ाई होना को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए द्वंद्व, क्या कहते हैं इसको, द्वंद्व करना, मतलब लड़ाई करना। तो जिसमें एक दूसरे का अपोजिट हो, विपरीतार्थक चिन्ह हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो आपको द्वंद्व में एकदम मार देना है, टिक कर देना है, द्वंद्व को कभी भुलाइएगा नहीं ना। अगला प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है, नवरात्र का कौन सा समास है, विग्रह कीजिए। नवरात्र का मतलब क्या है, नवरात्रों का समाहार, नवरात्रों का समाहार को नवरात्र कहते हैं, जिसमें नौ रात जो है यहाँ पर काम होता है। तो नवरात्रों के समाहार को यहाँ पर क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। और देखिए नौ क्या चीज़ है, तो नौ संख्यावाचक शब्द है, नौ क्या है, संख्यावाचक शब्द है। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हुआ रहेगा वो आपका यहाँ पर चला जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पर द्विगु, द्विगु, द्विगु माने भी दो और यहाँ पर नौ, तो संख्या संख्या मिलेगा तो द्विगु में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दशानन में कौन सा समास है, दशानन का मतलब होता है, देखिए 10 हो आनन जिसका, 10 हो आनन जिसका, उसी का नाम है दशानन। लेकिन इसका विपरीत, इसका जो है एक विशेष अर्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं रावण। तो देखिए संख्यावाचक जरूर है, संख्यावाचक जरूर है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, तो आप संख्यावाचक है तो उसको द्विगु में मत डालिएगा, आप उसको संख्यावाचक और विशेष अर्थ निकल रहा है तो आप उसको बहुब्रीहि समास में डालिएगा। किस में डालिएगा, बहुब्रीहि समास में डालिएगा। एकदम कंफर्म हो लीजिएगा, माथा को ठोक लीजिएगा, नहीं तो गलत करके मत आ जाइएगा ना। अगला, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ ए एन और द एज मे बी सूटेबल, मतलब आपको इस सेंटेंस में ए एंड द का प्रयोग करना है, जहां पर जो सूटेबल लगता है, उपयोगी लगता है, आप करेंगे, ठीक है। अगला है, आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट, ठीक है, आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट। 1 देखिए ए एन लगाने के लिए आप सीधे आइए और उसको हिंदी में लिखिए, जो उच्चारण कर रहे हो 1, वह आ रहा है ना। अब बताइए वह कहाँ से आता है, क से लेके ज्ञ तक के बीच में वह आता है कि नहीं आता है। तो जिसमें क से ज्ञ तक के बीच में जो संख्या, जो अक्षर आएगा उच्चारण करने पर या लिखने पर, तो उसी को हमको यहाँ पर देखना है, न कि यहाँ पर लेटर देखना है, लेटर नहीं देखना है, ये हिंदी उच्चारण आप देख लीजिएगा। तो वह आ रहा है, वह क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ए किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, दिस इज यूजफुल वर्क, दिस इज यूजफुल वर्क। देखिए यहाँ पर यूजफुल क्या लिखा रहा है, पढ़िएगा, यूजफुल, यूज, तो य का मंत्र है, य का मंत्र है यू, है ना। तो जो य का मंत्र है, तो क से लेके ज्ञ तक के बीच में य आता है कि नहीं आता है ना। तो क से लेके ज्ञ के बीच तक में यदि कोई आ रहा है यहाँ पर वर्ड्स का उच्चारण, साउंड्स, तो उसमें ए लगाना है। क्या लगाना है, ए लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिस इज क्या हो जाएगा, अ यूजफुल वर्क। वेरी गुड। अब आप बात को समझ रहे होंगे। तो हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ इसमें हम दे रहे हैं, जो कि आपको एक एग्जाम पैटर्न की तरह है। तो आप अपने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर सभी को जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ऐसा ही प्रश्न लगभग आएगा आपके एग्जाम में। होनेस्टी इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे गुड का क्या होता है, गुड का गुड होता है, एक बेटर होता है और एक बेस्ट होता है। तो ये बेस्ट जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री में आता है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आपको द लगाना है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए बेस्ट के पहले क्या लगेगा, यहाँ पर द लगेगा। वेरी गुड। चलिए अगला देखिएगा, आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक। अब देखिएगा, अगर आपको ए एन कोई बोल रहा है, अगर यू देखिएगा तो आपको यहाँ पर उसके अनुसार एन लगाना है, लेकिन आप पहले उसका हिंदी को देख लीजिए, सबके लिए है। तो अम्ब्रेला हम लोग किसके कैसे लिखते हैं, उसको लिखिए अम्ब्रेला, ये लिखते हैं ना। पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना। अ क्या चीज़ है आपको, तो अ से लेके अ तक यदि कोई अक्षर आ रहा है तो उसके पहले एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। तो अ से अ के बीच में है, इसलिए आई बाउट एन अम्ब्रेला, क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। अगला है, अर्थ मूव्स अराउंड डॉट 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 सन, यानी देखिए यहाँ पर अर्थ है, वैसी चीज़ें दिमाग रखिएगा, वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक है, ओनली वन इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, उसके पहले द लगता है। तो अर्थ अकेले हैं, इसलिए इसमें लगेगा द सन मूव्स अराउंड द सन। तो दोनों द ही लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द आप लगा सकते हैं, ठीक है।
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, आपको बताना है कि मानव नेत्र जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या अभ्यावतल लेंस। देखिए मानव नेत्र जो होता है हमेशा एक उत्तल लेंस होता है। तो दिमाग में रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मानव नेत्र क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला है घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, न हानिकारक है न लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। देखिए यदि घर्षण नहीं हो तो हम लोग बस देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, उसको नहीं चला पाएंगे क्योंकि घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है और हम कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है। तो घर्षण के कारण क्या होता है, ब्रेक के रबड़ खिया जाते हैं, जो रिम होता है वो खिया जाते हैं। तो देखिए ये नुकसान है तो फायदा भी है आपको ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हमने नुकसान और फायदा आपको दोनों ही बता दिया कि क्या इससे नुकसान क्या इससे फायदे हैं। तो घर्षण से दोनों चीज होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर तत्व है, 1,00,000 बार परीक्षा में आ गया है ना, हीरा, ग्रेफाइट, सोना या चांदी। तो इसका सबसे अधिक कौन होगा, तो हीरा। प्रकृति पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ में हीरा होता है। एक द्रव ईंधन का उदाहरण है, इसमें कौन ऐसा ईंधन है जो लिक्विड के रूप में रहता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या सभी। ठीक है, तो एक द्रव ईंधन का उदाहरण जो है द्रव ईंधन के रूप में लिक्विड के लिए, वो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी का ये सही है। ठीक है, सभी का सही है। विद्यार्थियों की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विद्यार्थियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, आनुवंशिकता की, वातावरण का, ए और बी दोनों, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, और एक है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों। आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है और आपको जो है यहाँ पर वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन, उत्तर बाल अवस्था या पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे देखिए प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, इसका राइट आंसर ए है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है, इसमें कौन ऐसा है जो शिक्षण कौशल संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ए सभी ना। क्या हो जाएगा, ए सभी हो जाएगा आपका। अगला है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है आपको बताना है, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिसअफेजिया या कोई नहीं। ठीक है, तो एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, इसका मतलब है वो डिसलेक्सिया से प्रभावित है। क्या है, डिसलेक्सिया से बच्चा वो प्रभावित है, इसकी जांच करवानी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगला 12 है, उसके बाद 144 है, तो 15 का क्या होगा। देखिए 12 है और 144, 144 मतलब ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद देखिए आ गया यहाँ पर आगे, तो ये 15 है, तो ये क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। ठीक ना, 15 का स्क्वायर 225 होगा। 225 का राइट आंसर हो गया, जो आपका बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ, बी में, 20 का राइट आंसर हो गया। अगला, जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से है उसी तरह भारी का संबंध किससे है, कम, बड़ा, हल्का या छोटा। रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका आ रहा है एग्जाम में, तो आप सभी रीजनिंग सेक्शन को अच्छा तरह से देख लीजिएगा। इसमें 20 में 20 और 25 और 25 मिल जाएगा। तो जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से है उसी तरह भारी का संबंध किससे है, तो भारी का क्या होता है बताइए, हल्का होता है, भारी का हल्का होता है। तो इस तरह से नज़र को पार के रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बनेगा लास्ट में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा पजल है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब देखिएगा ए बी, उसके बाद है बी सी, तो ई एफ, तो अगला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी बी सी चल रहा है ना, इसी तरह से क्या होगा, तो ई एफ और एफ जी, यही होगा एफ जी। ठीक है, क्या होगा, एफ जी। एफ जी किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से उसी प्रकार झारखंड का संबंध किससे है, दिल्ली, रांची, पटना या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है उसी प्रकार झारखंड का संबंध जो है आपका रांची से रखना है। किससे रखना है, रांची से रखना है, यही चीज़ है। तो इस तरह से आप सभी को नोट्स, पीडीएफ और सारी क्लासेस 350 में ज्वाइन कर लीजिएगा। समय बहुत करीब है और समय का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जैसे टेक्स्ट बुक का बना हुआ पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, आप अभी कभी पर्चे जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।